तक हमने जो भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है उसका हम करने वाले हैं रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सभ्यता का मतलब क्या है। सभ्यता का मतलब होता है अच्छे ढंग से रहना, यानी एक होता है आदमी जंगली और एक होता है सभ्य। हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन जंगली है कौन सभ्य है। जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहे उसको हम क्या कहते हैं, सभ्य इंसान। उस ऐसे ही जब लोग शहरों में रहते हैं, जो शहरी की सोसाइटी होती है वो हमेशा सभ्य होती है। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो भी एक सभ्य कल्चर था, यानी वो लोग भी बिल्कुल शहरी कल्चर अपना रहे थे और सब कुछ शहरी हिसाब से वो करते थे। उनके जो शहर थे बड़े ही डेवलप थे। तो हमने हड़प्पा चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है, तो अब हम इस चैप्टर का करने वाले हैं रिवीजन। तो सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये जो जम्मू कश्मीर है, इससे जो ये नदी जाती है सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के किनारे जितने भी जो लोग बसे उन सबको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, या इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो अधिकतर जो पुराने टाइम पे लोग हैं या आज भी जो नगर हैं वो अधिकतर हमेशा ही नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे प्रयागराज है, लखनऊ है, पटना है, ये सारे जितने भी नगर हैं, हरिद्वार है, ये सारे के सारे नदियों के किनारे बसाए गए हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे आदमी को पानी, हर जरूरत की वस्तु मिल जाती है। तो इसी टाइप से जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी सिंधु नदी के किनारे बसी थी पूरी, और इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के दो नाम और थे, एक था हड़प्पा सभ्यता, दूसरा था कांस्य युग सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहते थे क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा था वो कौन सा था, हड़प्पा ही। और कांस्य युग इसीलिए कहते थे क्योंकि इन्होंने टीन में तांबे को मिलाकर कांसे का आविष्कार किया था। अब जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा था। इसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। तो इस तरीके से हमारी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरी हमारी इस सभ्यता की कृषि। तो इनकी जो मुख्य फसलें थी वो क्या क्या थी, गेहूं, जौ, मटर, सफ़ेद चना, तिल और सरसों, ये इनकी थी मुख्य फसलें। उसके बाद जो इनके जो पालतू जानवर थे वो कौन कौन से थे, ये जो मेनली वो हैं ये पालते थे भैंस हो गई, भेड़, बकरी, ये सारे जानवर हो गए। कई कई जगह से मछली के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इनके प्रमुख जानवर थे और फसलें हम पढ़ चुके हैं। उसके अब बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में मेनली ये जो है वो बारिश का पानी, नहरों का पानी, इनका यूज़ करते थे। कुछ कुछ जगह से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं और बाकी जगह हमें कम साक्ष्य मिल पाए हैं, इसीलिए वहाँ का हमें पूरे तरीके से पता नहीं है। तो नहर के जो साक्ष्य वो हमें मिले हैं अफगानिस्तान के शोरतुगई से। तो अब हमने देख लिया कि क्या क्या उनकी फसलें थी और क्या किस तरीके से वो सिंचाई करते थे। अब दूसरी सबसे फेमस चीज़ है हड़प्पा की, वो है उनकी लिपि। लिपि के बारे में सबसे खास बात ये है कि जो ये लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं गई है और इसीलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहते हैं, क्योंकि आज तक इसका मतलब ही नहीं निकाल पाए इतिहासकार। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रहस्यमय लिपि। और हड़प्पाई जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, जैसे हम उर्दू को लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही ये लिपि लिखी जाती थी। और इस लिपि में जो टोटल चिन्ह थे उनकी संख्या थी लगभग 400 के आसपास। अब जो वहाँ की मोहरें हैं उनके बारे में बात करते हैं। मोहरें जो हैं वो हमें कई प्रकार की मोहरें मिली हैं। हमें मेसोपोटामिया से भी मोहर मिली है, हमें हड़प्पा के कई स्थलों से भी मोहर मिली है। तो सबसे मेन बात यही है कि मोहरों का यूज़ था क्या। तो मोहरें जो हैं उनका यूज़ मेनली जो दूर तक वो व्यापार करते थे उनके लिए किया जाता था। जैसे कि अगर उन्हें यहाँ से कोई सामान भेजना हो तो उस सामान के ऊपर वो क्या करते थे, गिल्ली मिट्टी लगाकर उसके ऊपर मोहर लगा देते थे। अगर रास्ते में कुछ छेड़छाड़ हुई उसके साथ तो उनको साफ पता चल जाता था कि सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। और मोहर जो है वो कई कई आकार की होती थी, कोई बेलनाकार, कोई गोलाकार, कोई ढोलाकार, मतलब अलग अलग तरीके की। और नाव की शेप की मोहर भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि वो समुंदर यानी बाहर तक भी व्यापार करते थे, समुंदर पार तक व्यापार वो करते थे। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा के बाटों के बारे में। तो माप तोल प्रणाली में भी हड़प्पा वाले बहुत ही आगे थे। और जो उनके बाट हैं वो मेनली चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। और उनकी एक और ख़ास बात थी, वो द्विधारी होते थे वो बाट। द्विधारी का मतलब क्या है कि उन पे गिनती जो है वो 1 2 3 4 ऐसे नहीं होती थी, वो गिनती होती थी 1 2 4 6 8 16 32 और ऐसे ही कर 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 वो पहुँचते थे 12 800 तक।
अब बात करते हैं उनके श्वाधान के तरीकों के बारे में। श्वाधान का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार करना। हड़प्पा में मेनली 3 तरीके से श्वाधान किया जाता था। पहला है जलाकर, दूसरा है दफनाकर, और तीसरा जो है वो है खुला छोड़कर। तीसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए, क्यों? क्योंकि ये कोई तरीका नहीं था, पर फिर भी कई बुक्स में हमें लिखा हुआ मिलेगा कि खुला छोड़कर। तो खुला छोड़ने का मतलब क्या है कि आज भी जो लावारिस लाशें होती हैं उनको ऐसे ही पड़ी रहती हैं तो अपने आप ही वो सड़गल जाती हैं वहाँ पर। तो तीसरा तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन है 2 तरीके। पहला हुआ जलाकर, दूसरा हुआ दफनाकर। हम आज भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, या तो हम शरीर को दफनाते हैं या फिर जलाते हैं। तो बिल्कुल यही 2 तरीके थे श्वाधान के। अब जो ये स्वाधान है, इसमें सबसे मेन बात जो जुड़ी हुई है हड़प्पा से, वो ये है कि हड़प्पा वासियों का ये मानना था कि जो ये स्वाधान होता है, यानी जब हम किसी को दफनाएंगे तो मरने के बाद उस आदमी को अपनी ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। वो ये मानते थे कि जब वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे या परलोक में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी दैनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत सारे हमें समाधान मिले हैं उनके अंदर से कभी किसी जानवर की हड्डी उस कंकाल के साथ में मिली है, कभी उस कंकाल के साथ में कोई तांबे का दर्पण रखा हुआ मिला है, या कभी बहुत सारी जरूरत की चीजें जैसे बर्तन रखे हुए मिले हैं, आभूषण मिले हैं, बहुत सारे गहने मिले हैं, छोटे छोटे मोती मिले हैं, बहुत सारी चीज हमें मिली है उसके साथ दबी हुई। तो इस बात से पता चलता है कि जो ये स्वाधान है इसमें वो सारी जरूरी चीजें दफनाते थे साथ में शव के। उसके बाद जो ये दफनाते थे इसकी दिशा थी उत्तर से दक्षिण दिशा, यानी जो मुंह है शव का वो होता था उत्तर की तरफ और जो पैर थे वो होते थे दक्षिण की तरफ। तो ये थे हमारी इंपोर्टेंट बातें स्वाधान के बारे में। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा के धार्मिक विश्वास के बारे में, यानी वो किन किन धर्मों को पूजते थे, क्या उनका सिस्टम था, सब कुछ ये। तो हड़प्पा वाले जो हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो मेनली मातृ पूजा करते थे। मातृ पूजा का मतलब है धरती माता की पूजा करना, क्योंकि हमें बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा से जिसमें कि एक लेडी को दिखाया गया है और जिसके गर्भ यानी पेट से है पौधा निकलता हुआ दिखाया है। तो यही अनुमान लगाया जाता है इस बात से कि शायद जो ये लेडीज का फोटो है ये एक मातृ देवी रही होंगी। उसके बाद और क्या क्या मिला वहाँ से, हमें एक मोहर मिली है। तो मोहर में हमें मिला शिव की मूर्ति। शिव हमें तो देखने पे नहीं पता चलेगा, पर इतिहासकारों ने बताया है कि वो शिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक बाबा को दिखाया है, एक योगी की मुद्रा। योगी की मुद्रा ऐसी मुद्रा में बैठे हुए उन्हें दिखाया गया है और उनके आसपास बहुत सारे जानवर हैं जिसमें कि एक सांड भी है, सींग वाला कुछ है, और जो देवता दिखाए हैं उनके भी सींग है दो। तो जो जॉन मार्शल हैं उन्होंने बताया है कि जो ये देवता है ये मोहर पर छपे हुए, ये निश्चय ही भगवान शिव हैं। तो 2 देवताओं के बारे में पता चला हमें। पहला है मातृ देवी, उसके बाद है हमारे पशुपतिनाथ शिव। इसके बाद और कई चीज़ों से हमें पता चला है कि हड़प्पा वाले जो हैं वो अग्नि की पूजा भी करते थे, और जो शिव है उनके वाहन जो सांड है उसकी पूजा भी की जाती थी, और शिव की पूजा वो एक दूसरे रूप में भी करते थे जो हमारे यहाँ पर आज भी प्रचलित है, वो है लिंग के रूप में शिव को पूजना। हम आज भी हमारे मंदिरों में देखते हैं कि शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। और हड़प्पा से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनमें कि छोटे छोटे पत्थर हैं और बहुत सारी मिट्टी की बनी हुई शिवलिंग है, जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो शिव की पूजा है हड़प्पा के टाइम पे भी शिवलिंग के रूप में होती थी। उसके बाद है प्रकृति पूजा। हड़प्पा वासी जो है वो प्रकृति पूजा में बड़ा विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ था, खेती वगैरह वो करते थे। तो जो मातृ देवी है या जमीन जो है उससे वो बहुत जुड़े हुए थे, नेचर से वो बहुत जुड़े हुए थे। तो पेड़ों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, हमारे इंडियन कल्चर में आज भी है ये सारी चीज़ें। हम अक्सर देखते हैं तुलसी की पूजा हम करते हैं, पीपल की पूजा हम करते हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे हड़प्पा वासी भी पीपल की पूजा और ऐसे ही अनेक कुछ वृक्षों की पूजा करते थे। उसके बाद जो बाद वाला हड़प्पा का टाइम है उसमें हमें शुभ लाभ जो हम आज लिखते हैं यानी स्वास्तिक चिन्ह जो हम बनाते हैं उसके साक्ष्य भी मिले हैं कि हड़प्पा वासी जो हैं वो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग भी करते थे। तो इस तरीके से उनकी मेन क्या क्या विश्वास हुए। सबसे पहला हुआ प्रकृति पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशुपतिनाथ शिव की पूजा, अग्नि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करना।
तो इस तरीके से हम देखते हैं जो आज हमारा हिंदू धर्म है बिल्कुल उसी तरीके की उनकी भी धार्मिक आस्थाएं थी। तो वो हमारे पूर्वज ही हैं, तो उनके जो धार्मिक विश्वास है वो हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। और हिंदुओं के सबसे जो प्रमुख देवता हैं जो शिव हैं, उनके प्रमुख आराध्य देव माने गए हैं। तो अब बात करते हैं 3 डायरेक्टर जनरल्स की। पहले डायरेक्टर जनरल जो रहे पुरातत्व विभाग के वो कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और कनिंघम जो है 1871 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने। और कनिंघम के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम से पूछा जाता है, वो ये है कि कनिंघम का भ्रम क्या था, कनिंघम से हड़प्पा को समझने में भूल कैसे हो गई। तो इनकी गलती क्या हुई थी? इन्होंने है ना हड़प्पा सभ्यता को बहुत छोटी सी सभ्यता समझ लिया। एक बार एक अंग्रेज ने इनको मोहर भी दी थी, इनसे कहा था कि ये मोहर इसको चेक करो कि ये कितनी पुरानी है, पर इन्होंने इसको सिर्फ इतना बताया कि ये जो है ये 3 या 3.5 साल पुरानी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया इसके बारे में ज़्यादा जानने का, क्योंकि उनको लगता था, उनको क्या उस टाइम के जितने भी इतिहासकार थे ना, उन सबको यही लगता था कि जो भारत का इतिहास है वो केवल 3000 साल पुराना है, यानी वैदिक टाइम तक ही है, बस उससे पुराना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया और उनसे यही भूल हो गई कि वो हड़प्पा को एक छोटी सी सभ्यता समझ बैठे और भारतीय इतिहास को केवल 3000 साल पुराना समझ बैठे, जबकि हमें पता है हड़प्पा सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तो यही था कनिंघम का भ्रम कि वो हड़प्पा सभ्यता को समझने में चूक गए। उसके बाद जो दूसरे डायरेक्टर जनरल हैं उनकी बात करते हैं, वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा भारतीय इतिहास में, और इनसे तो पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉन मार्शल कौन थे, इनका क्या योगदान रहा। तो जॉन मार्शल जो है वो 1902 के आसपास हमारे पुरातत्व डायरेक्टर बने थे और 1924 तक रहे थे। और इसी टाइम पे हमें पता है 1921 में हड़प्पा की खोज हुई है। तो जो जॉन मार्शल हैं, इनके नीचे 2 आदमी थे, एक का नाम है दयाराम साहनी, दूसरे थे राखालदास बनर्जी। इन दोनों ही भारतीय इतिहासकारों ने जो है हड़प्पा को खोज निकाला। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, उसके बाद अगले ही साल जो उनके दूसरे साथी थे राखालदास बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। जॉन मार्शल जो है उनके टाइम पे ही हड़प्पा सभ्यता को डिक्लेयर किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितनी पुरानी है, कितनी बड़ी थी। और भारतीय जो इतिहास है उसको जो जॉन मार्शल है वो लगभग 3000 साल और पीछे लेकर गए। यानी अब तक जो धारणा बनी हुई थी कि भारतीय इतिहास 3000 साल पुराना ही है, उसको वो और पीछे लेकर गए और बताया पूरी दुनिया को कि भारतीय इतिहास वैदिक टाइम तक नहीं है, उससे भी बहुत पुराना है। और सिर्फ पुराना ही नहीं है, बहुत ही उन्नत इतिहास रहा है हमारा। अब जो तीसरे हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है REM व्हीलर। व्हीलर जो है इनके बारे में कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर फिर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेनली इनके बारे में पैसेज वगैरह जो आते हैं ना आपके एग्जाम्स में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो व्हीलर हैं, इनकी सबसे मेन बात यह है कि ये जो पहले थे ये सेना के ब्रिगेडियर रह चुके हैं, और जब ये भारत में एक इतिहासकार के तौर पर आए तो वहाँ के जो इनके अनुभव थे उनको इन्होंने जोड़ा और यहाँ पे खोजबीन की। और इनकी सबसे मेन जो खोज है वो ये मानी जाती है कि जो हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुई, उसमें जो एक कारण बताया जाता है ना कि हड़प्पा पर आक्रमण हुआ था आर्यों का, वो मेनली जो है इन्हीं के द्वारा बताया गया। इन्होंने कहा था कि ऋग्वेद में जो बार बार पुरंदर शब्द आ रहा है ना, यानी इंद्र का जिक्र हो रहा है, इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद में पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो किले वो कौन से थे ये अब तक नहीं पता चला था। तो जब ये आए हमारे व्हीलर साहब ने बताया कि जो ये किले थे ना, ये वो किले होंगे शायद जो कि हड़प्पा में हमने आज तक खोजे हैं, क्योंकि वैदिक टाइम हड़प्पा के बाद का टाइम है और इंद्र को कहा गया है युद्ध का देवता। तो आकर उन्होंने जो युद्ध किया वो किससे किया? वो किया हड़प्पा वासियों से। दूसरा इसका एक रीजन और दिया उन्होंने कहा कि जो मोहनजोदड़ो है उसको भी मृत्यु की गली किसने बनाया? इंद्र ने ही बनाया। क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक गली मिली है, उसमें हमें टोटल 16 अस्थि पिंजर मिले हैं। तो उन 16 अस्थि पिंजर में बच्चे बड़े बूढ़े सबके अस्थि पिंजर हैं। तो उस सारे कंकालों को देखने से ऐसा लगता है मान लो किसी ने अटैक किया हो इसके ऊपर। तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई अटैक तो हड़प्पा सभ्यता पर हुआ था, और यही काम किया व्हीलर ने ऋग्वेद के जितने भी बातें थी उनको जोड़ने की कोशिश की हड़प्पा सभ्यता से। और उन्होंने बताया कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसका विनाश जो हुआ उसमें सबसे मेन रहा आर्यों का अटैक। इन तीनों ही डायरेक्टर जनरल्स के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकला के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी शिल्पकला पूरी आज भी वर्ल्ड फेमस है, और उस टाइम तो थी।
हड़प्पा वाले जो लोग हैं विदेशों तक व्यापार करते थे उस टाइम पर भी। तो वो क्या क्या चीजें बनाते थे शिल्पकला में, तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी डेली यूज की चीजों की। सबसे पहली है उनके बर्तन। बर्तन जो है वो मेनली दो तरीके से बनते थे। पहला है मिट्टी के बर्तन, दूसरा है तांबे या किसी धातु के बर्तन। और मिट्टी जो है उसमें भी दो टाइप की मिट्टी का यूज वो करते थे। एक तो है सिंपल मिट्टी जो चिकनी मिट्टी है जिससे आज भी बनाते हैं हम, हमारे मटके वगैरह भी हैं इस तरीके की मिट्टी के। और दूसरी थी फ्यांस। फ्यांस जो ये थोड़ी महंगी मिट्टी थी और इसके जो बर्तन वगैरह बनते थे ना ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे और ये मेनली रॉयल लोग यूज करते थे। तो एक बार समझ लेते फ्यांस क्या है पहले। तो फ्यांस का मतलब है एक रंग गोंद को मिलाकर बनाया गया स्पेशल मटेरियल जिसका यूज मेनली बर्तन बनाने के लिए होता था और ये बर्तन बहुत ही महंगे थे। बर्तनों की बात हो गई। उसके बाद उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है चक्की, कि वो आटा वगैरह किस में पीसते थे, ये सारी चीजें, ये भी शिल्पकला का ही एक उदाहरण है। चक्की जो है वो दो प्रकार की होती थी, एक थी अवतल चक्की और दूसरी थी सालन पत्थर। अवतल चक्की जो है उसका यूज मेनली वो अनाज वगैरह पीसने के लिए करते थे और जो सालन पत्थर, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रयोग वो सालन तैयार करने के लिए करते थे। तो सालन क्या होता है, तरी वगैरह, जैसे कि चटनी बना ली, दवाइयाँ कूट ली, ये सारी चीजें वो उसमें सालन पत्थर का मतलब है सिलबट्टा। एक पत्थर नीचे रखा दूसरा पत्थर ऊपर रखा उसको ऐसे घीस रहे हैं, वो हो गया सालन पत्थर। उसके बाद है उनके मनके। मनके बड़े ही फेमस है हड़प्पा सभ्यता के। मनके क्या होता है, मनके होता है मोती। तो मोती जो है वो अलग अलग आकार के होते थे, कुछ है गोलाकार मोती, कुछ है ढोलाकार मोती, कुछ है बेलन जैसी शेप के यानी बेलनाकार, कुछ गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार। और कुछ कुछ जो मनके हैं वो होते थे पत्थर के ऊपर सोने की टोप लगाते थे वो लोग, यानी कि कोटिंग करते थे। जैसे एक पत्थर है उसके ऊपर सोने की कोटिंग कर दी, ऐसे ऐसे मनके भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। तो बहुत ही सुंदर वो मनके, और उन मनकों से पिरो पिरो कर आभूषण, माला, ये सारी चीजें वो बनाते थे। अब वो मटेरियल क्या क्या यूज करते थे ये जान लेते हैं एक बार। वो जो ये सारी चीजें हैं, मनके वगैरह, आभूषण, इनके लिए कई तरह के तो पत्थर यूज करते थे और उसके अलावा धातु, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीजें यूज करते थे। एक बार लिस्ट देख लेते हैं पूरी। कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इसके अलावा शंख, मिट्टी, ये सारी चीजें वो यूज करते थे अपनी शिल्पकला में, यानी अपने लिए जो भी आभूषण वगैरह हैं, बर्तन, इन चीजों को बनाने के लिए। इसमें मेनली ये पत्थर बहुत फेमस है, कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, इन पत्थरों के बहुत सुंदर सुंदर आभूषण वो बनाते थे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी मटेरियल वो कहाँ से लाते थे। तो जो ये कार्नेलियन का पत्थर है इसको मेनली अफगानिस्तान और लोथल से मंगवाते थे वो। दूसरा है जो ये तांबा है, तांबा मेनली खेतड़ी है राजस्थान में, तो राजस्थान की खेतड़ी से वो तांबा मंगवाते थे। और हमारे साउथ में आज भी हमारे देश का सोना निकलता है। आपने KGF मूवी भी देखी होगी, उसमें क्या फुल फॉर्म है KGF की, कोलार गोल्ड फील्ड्स। कर्नाटक में एक जगह है कोलार, गोल्ड फील्ड है वहां पे, यानी कि सोने की पूरी खान है वो। तो जो बट उस टाइम पे भी हड़प्पा वासी जो है वो दक्षिण भारत से ही सोना मंगवाते थे और उसी जगह से जहां से आज हमारा सोना निकलता है। अब जो एक और पत्थर इनका फेमस है वो है सेलखड़ी पत्थर। सेलखड़ी पत्थर को ये मेनली जो राजस्थान है और गुजरात वाला एरिया है वहां से मंगवाते थे। हड़प्पाई शिल्पकला में दो शहर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पहला है चनहुदड़ो और दूसरा है नागेश्वर और तीसरा है बालाकोट। ये जो तीनों के तीनों शहर हैं ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है शिल्पकला के लिए। सबसे पहले देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वो 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और ये पूरे तरीके से शिल्पकला का ही काम करता था, चाहे उसमें धातु वाले काम हो, चाहे मनके बनाना हो, कुछ भी जो भी ये काम करते थे शिल्पकला का, वो सारे के सारे काम किस में होते थे, चनहुदड़ो में होते। जैसे एक मार्केट होती है ना, जैसे दिल्ली की गफार मार्केट फेमस है और इनके लिए ऑटोमोबाइल सदर मार्केट फेमस है, ऐसे ही मार्केट थी ये पूरी की पूरी हड़प्पा के टाइम पे शिल्पकला के लिए। मनके बनाना, मोती बनाना, शंख से बने चीज़ें बनाने, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो ये 2 नगर और बचे हैं, नागेश्वर और बालाकोट, ये भी शिल्पकला के लिए फेमस थे, पर इनकी स्पेशलिटी थी शंख का यूज़। शंख क्या होता है, जो हमें समुद्र से मिलता है ना शंख, उसी की बात कर रहे हैं। और उस शंख से जितनी भी चीज़ें बनती थी वो सारी की सारी अधिकतर नागेश्वर और बालाकोट में बनती थी, यानी ये 3 जो शहर हुए ये शिल्पकला के मेन केंद्र थे। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो के बारे में। हम सबको पता है कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें जो सबसे पहला शहर खोजा था वो तो था हड़प्पा, पर जो सबसे मेन शहर माना जाता है वो है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विकसित शहर था उस टाइम का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ का मतलब है उसके नाम का मतलब, वो है मृतकों का टीला। क्यों कहा गया इसे मृतकों का टीला? असल में जो भी ये 1980 के आसपास खुदाई हुई ना, तो खुदाई में हमें मिले बहुत सारे अस्थि पिंजर। एक गली मिली है मोहनजोदड़ो में जिसमें 16 लोगों के अस्थि पिंजर प्राप्त हुए हैं एक ही गली से। तो इतने सारे कंकालों को देखकर इतिहासकारों ने उसका नाम ही क्या कर दिया, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है उसका क्षेत्रफल था लगभग 125 हेक्टेयर के आसपास। और मोहनजोदड़ो जो है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। नाली कैसी थी, नगर कैसे थे, सब कुछ हम अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो के शहर के बारे में। मोहनजोदड़ो जो शहर था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो है वो था निचला शहर और जो दूसरा है वो है ऊपरी शहर। तो मोहनजोदड़ो जो है उसके दो हिस्से थे, एक ऊपरी शहर और एक निचला शहर। ऊपरी शहर जो है उसको बोला गया दुर्ग। दुर्ग का मतलब ऐसी संरचना होती है जो कि ऊंचाई पर बनाई गई हो और जिसे चारों तरफ से घेरा गया हो। तो ऐसा ही दुर्ग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो जो दुर्ग है उस दुर्ग से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज मिली है। एक है अन्नागार और दूसरा है स्नानागार। अन्नागार क्या, जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर कर कर रखें, वो है अन्नागार। और स्नानागार क्या, स्नानागार स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि इसका यूज मेनली थोड़े अलग पर्पज के लिए होता था। जैसे कि हमारे आज मंदिरों में होते हैं ना, कुंड बोल सकते हैं हम इसे। तो ये एक तरीके से कुंड था। तो जो स्नानागार है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। स्नानागार के बारे में ये माना जाता है मेनली कि इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता होगा। धार्मिक अनुष्ठान मतलब वही पूजा पाठ के कार्यों के लिए, ये इन सारे कामों के लिए किया जाता होगा। और जो अन्नागार है, अन्नागार में क्या करते हैं, खाने को स्टोर रखा जाता होगा। तो ये जो दोनों ही संरचना है दुर्ग की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ की सड़कों के बारे में और गलियों के बारे में। तो सड़कें जो है वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होता है? ग्रिड पद्धति का मतलब है ऐसे पैटर्न से जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। यानी आप ये साइड में देख सकते हैं, ऐसे एक गली अगर जा रही है और दूसरी उसको ऐसे काट रही है, तो ये बनती है हमारी ग्रिड पद्धति। बीच में 90 डिग्री एंगल बना है ना, तो इसे बोलते हैं हम ग्रिड पद्धति। तो सड़कें और नालियां ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें जो हैं वो मेनली 4 मीटर से लेकर 10-10 मीटर तक चौड़ी होती थी। और एक इतिहासकार हुए हैं, बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, डॉक्टर मैके। डॉक्टर मैके जो है उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी गलियों को इस तरीके से बनाया था, अगर कोई हवा चलती है ना तो साथ में सारे कूड़े को साफ कर देती है। तो इस तरीके से उनकी सड़कें बनाई गई थी। अब उनकी नालियों के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा वासियों को बहुत ही सफाई प्रिय माना जाता है, यानी वो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। जो नालियां हैं मेनली, नालियों में वो हमेशा ईंटें बिछाते थे। मतलब कच्ची नालियां नहीं छोड़ते थे, ऐसी बह रही है कोई नाली, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल प्लानिंग के साथ नालियां बनाई गई थी। और जो नालियां हैं उनमें हर एक नाली में वो ईंट बिछाते थे। उसके बाद जैसे एक हम आज भी सीमेंट का यूज़ करते हैं, वैसे ही वो भी एक सीमेंट का यूज़ करते थे। तो वो क्या करते थे, 2-3 मटेरियल को मिलाकर एक गारा बनाते थे, वो था जिप्सम। तो वो जो ये नालियां थी इनमें जो है वो जिप्सम का गारा बिछाते थे। और कई खास बात है इन नालियों के बारे में। आज की तरह जैसे हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं ना कि सीवर सिस्टम होता है, नालियां ढकी होती हैं, आगे सीवर लगे होते हैं सफाई के लिए, बिल्कुल वैसे ही मोहनजोदड़ो की नालियां जो हैं वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। उनको भी ढका जाता था और जगह जगह पर शिविर लगाए हुए थे ताकि उनकी समय समय पर सफाई कर सकें। अब बात करते हैं उनके घरों की। जो उनके घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और घरों की एक खास बात थी कि हर घर में एक स्नानागार जरूर होता था। और उस स्नानागार के साथ साथ जो मोरी जाती थी ना, या जो छोटी नाली जाती थी, उस नाली को बड़ी नाली से जोड़ा जाता था और ये आगे चलकर और भी बड़ी नाली से जुड़ती थी। यानी कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर गंदगी हमें दिखे, क्योंकि हर घर में पक्की नाली होती थी और वो नाली बाहर तक जुड़ी होती थी। और जो हड़प्पा वासी हैं वो प्राइवेसी को बड़ा पसंद करते थे, इसीलिए जो उनके घर हैं उनमें हमें खिड़की, जो निचले जो फ्लोर है उनमें खिड़की वगैरह नहीं देखने को मिलती, कोई खिड़की नहीं होती थी। और जो दरवाजे हैं वो आंगन की तरफ खुलते थे। और हमें कई घरों में सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। सीढ़ी के साक्ष्य जो मिले हैं, इनसे पता चलता है कि वहाँ पे जो घर हैं वो कई कई मंजिल के भी होते थे।
तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम सारी मेन बातें जान चुके हैं। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये जो इतनी बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये नष्ट कैसे हो गई, ये खत्म हुई कैसे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन छिपे हुए हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे कोई जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी मौसम बदला, बाढ़ आई, भूकंप आया, हुआ क्या यहाँ पे, या किसी ने इनको मार दिया। इतनी बड़ी सभ्यता है तो सीधी सी बात है एक रीज़न तो रहा नहीं होगा इसके ख़त्म होने में। तो इसके ख़त्म होने में बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे मेन है जलवायु परिवर्तन। मौसम के बदलने से बहुत सारे चेंज हुए, जैसे कि जो नदियाँ थी उनका रास्ता बदला। और अगर नदियों का रास्ता बदलेगा तो उससे क्या होगा, किसी जगह पर तो बाढ़ आएगी और किसी जगह पर सूखा पड़ेगा। तो यही हुआ बिल्कुल। उसके बाद भूकंप को भी एक रीज़न मानते हैं इसके अंत होने का। जैसे कि क्वेटा जैसा कोई बड़ा भूकंप रहा होगा जिसने कि इस सभ्यता को ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक सबसे बड़ा रीज़न सामने निकल कर आया है, वो है किसी बाहरी जाति का आक्रमण। यानी ये मानते हैं इतिहासकार कि आर्य जो हैं, आर्य लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत लूटपाट मचाई, हड़प्पा वासियों के किलों को तोड़ा और यहाँ पर लोगों को बहुत बड़ी संख्या में मारा। तो जो ये इतनी बड़ी और उन्नत सभ्यता थी, ये देखते ही देखते धीरे 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 कर कर नष्ट होती चली गई। और उसके पीछे जो रीजंस रहे वो थे जलवायु का परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना और आर्यों का आक्रमण। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।